अनअकैडमी डियर एस्पायरेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस फ्रॉम यूनिटरी टू मल्टीपल। आपको ये भी मालूम होगा कि हम लोग यूनिट 3 पेपर 2 एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो तीसरी यूनिट है उसके बी पार्ट अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी के पार्ट जो ए पार्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और आज हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। बिफोर आगे की तरफ चले थोड़ा समराइज करते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने फैकल्टी थ्योरी की डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था कि इनका ये फैकल्टी थ्योरी का मानना है कि हमारा माइंड जो है वो डिफरेंट तरीके की फैकल्टीज से मिलकर बना हुआ है, लाइक रीजनिंग, मेमोरी, क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरीके से क्रिएटिविटी, रीजनिंग, ये तमाम फैकल्टी से मिलकर के हमारा फैकल्टी थ्योरी बना है। उसके बाद वन फैक्टर, यूनिफैक्टर या मोनार्किक थ्योरी की हमने बात की थी, जिसको अल्फ्रेड बीनेट ने दिया था। हमने ये भी आपसे कहा था कि अल्फ्रेड बीनेट का बेसिकली क्या कहना था। अल्फ्रेड बीनेट बेसिकली ये फैकल्टी वगैरह को नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं मानते हैं और कहते हैं कि बेसिकली हमारी इंटेलिजेंस तो एक मेंटल ऑपरेशन है, बेसिकली एक मानसिक प्रक्रिया है ना। उसके बाद हम लोग थरस्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, उससे पहले स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी हमने देखा। स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी में हमने डिस्कस किया था आपसे जी फैक्टर और एस फैक्टर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था थरस्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का, जिसमें साथ हमने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम आज चलेंगे गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के ऊपर। आप लोग जानते होंगे गिलफोर्ड को, इन्होंने हमारी इंटेलिजेंस को एक अलग नजरियों से पेश करने की कोशिश की, एक अलग रूप में, एक अलग फ्रेमवर्क के तौर पे हमारी इंटेलिजेंस को पेश करने की कोशिश की। बेसिकली गिलफोर्ड ने जो हमारे इंटेलेक्ट है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, उसका उन्होंने क्या किया, 3 डायमेंशनल मॉडल पेश किया। 3 डायमेंशनल मॉडल पेश किया। 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट भी इसको कहते हैं, है ना। चूंकि गिलफोर्ड ने क्या किया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट पेश किया। हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो बुद्धि है, उसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो गिलफोर्ड ने पेश किया। इसलिए बेसिकली गिलफोर्ड का यह कहना था कि हमारी जो कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्क है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, उसको बेसिकली हम 3 वर्गों में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक उन्होंने कंटेंट की चर्चा की थी, दूसरा मेंटल ऑपरेशन, तीसरा प्रोडक्ट की चर्चा उन्होंने की थी, जो कि आप अभी इसी फिगर में आप ऊपर में देख पा रहे होंगे, है ना। तो इसमें कंटेंट की बात उन्होंने की। कंटेंट के अंदर उन्होंने विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल की बात की। आपको याद होगा बार बार इससे यूजीसी नेट में सवाल पूछे गए हैं कि कौन सा कंटेंट के कंपोनेंट्स नहीं है इनमें से। इस तरीके से भी सवाल पूछ दिए जाते हैं, बिल्कुल नॉलेज बेस्ड होकर के, कि कंटेंट का इसमें से कौन सा जो है कंपोनेंट्स नहीं है। तो याद रखिएगा कंटेंट के अंदर जो उन्होंने कंपोनेंट शामिल की वो विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल, ये 5 कंपोनेंट्स इन्होंने शामिल की। दूसरा जो हमारा 3 डायमेंशनल मॉडल का जो दूसरा एस्पेक्ट था, उसमें हमारा मेंटल ऑपरेशन था। मेंटल ऑपरेशन में उन्होंने सबसे पहले कॉग्निशन को रखा है। इसके बाद यहां पे ना मेमोरी था, उस मेमोरी का एक्सटेंशन रूप बाद में पेश किया गया, है ना। तो एक्सटेंशन रूप में इसको मेमोरी को 2 भागों में बांट के मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉर्डिंग कर दिया गया, जब जाकर के 150 टोटल पूरे गए थे, है ना। उसके बाद फिर एक जगह एक्सटेंशन हुआ तो 180 पूरे, हम डिस्कस करेंगे उस पे, है ना। तो बेसिकली एक तो हमारा जो पहला था वो कंटेंट था। कंटेंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो विजुअल है, ऑडिटरी है, सिंबॉलिक है, सिमेंटिक है एंड बिहेवियरल है। याद रखिएगा इस कंपोनेंट्स को। फिर मेंटल ऑपरेशन, मेंटल ऑपरेशंस में उन्होंने कॉग्निशंस, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन का चर्चा किया था। और फिर इसमें प्रोडक्ट्स में उन्होंने यूनिट, क्लास, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंप्लीकेशन, इनका चर्चा किया। तो इस तरीके से अगर टोटल कंपोनेंट्स आप देखिएगा गिलफोर्ड की स्ट्रक्चर मॉडल में, तो 5 कंपोनेंट आपको कंटेंट के अंदर मिलेंगे, 5 कंपोनेंट, 6 कंपोनेंट आपको मेंटल ऑपरेशन के अंदर मिलेंगे और 6 कंपोनेंट्स जो है आपको प्रोडक्ट्स के अंदर मिलेंगे, है ना। तो 6 पंच 30, अच्छा 30 छक 180 कंपोनेंट्स जो है कि पूरे जाते हैं। अभी जो नया इनका स्ट्रक्चर मॉडल जब अपडेट हुआ तब 180 कंपोनेंट थे। इससे पहले आपको बता दें, इससे पहले जो 150 वाली कहानी है वो भी मैं आपसे समझा देता हूं। 150 वाली कहानी के अंदर यह था कि यहां पे इंप्लीकेशन नहीं था, ये इंप्लीकेशन नहीं था यहां पे, और ये 5 थे और ये 6 थे। इसका मेमोरी का जो है 2 भाग में बांट दिया गया था, मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉर्डिंग। तो ये 5 थे, कंटेंट आपके 5 थे और 6 आपका ये था
है ना, और फिर जो है कि प्रोडक्ट्स आपका 5 था, तो इस तरीके से 150 पुरजा रहे थे, है ना, इस तरीके से 150 पुरजा रहे थे। और इसके अलावा अब बेसिकली इस बात को ध्यान में, अब क्या हो गया 180 पुरजा, चूंकि क्यों, चूंकि यहां पे मेमोरी को 2 भागों में बांट दिया गया, मेमोरी रिटेंशन और मेमोरी रिकॉर्डिंग को, और इधर प्रोडक्ट्स में इंप्लीकेशन को जोड़ दिया गया। इस तरीके से गिलफोर्ड के मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट में बेसिकली 180 कंपोनेंट्स है। कैसे हमने बताया, क्लास के अंदर 5 कंपोनेंट, याद रखिएगा, कंपोनेंट्स भी पूछ देता है कि कौन उसके कंपोनेंट्स नहीं है, तो विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सीमेंटिक एंड बिहेवियरल। उसी तरीके से मेंटल ऑपरेशन में कॉग्निशंस, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन। उसी तरीके से प्रोडक्शंस के अंदर यूनिट, क्लास, रिटेंशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इंप्लीकेशन। एक और बात बता देते हैं आपको, 120 वाला जो मामला है वो भी मैं जरा सा समझा दूं, चूंकि यहां पे इन दोनों को हटा करके हम मेमोरी लिख देते हैं, मेमोरी लिख देते हैं इन दोनों को हटा करके, और यहां पर से हम इंप्लीकेशन को भी गायब कर देते हैं, है ना, इंप्लीकेशंस को भी यहां पर से हम गायब कर देते हैं। तो अब देखिए यहां पे आपके 5 के 5 हो गए, 5 हो गए यहां पे भी आपका क्या हो गया, ये दोनों गायब हो गए तो 4 हो गए ये, है ना, और ये आपका 6 हो गए, तो 5 का 20 छका 120। तो इस तरीके से 120 कंपोनेंट्स पूरे रहे थे, फिर आकर के 150 कंपोनेंट्स पूरे, और फिर आकर के 180 कंपोनेंट्स पूरे। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी है वो कैटल्स की फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी है। बार बार आपने देखा होगा यूजीसी नेट में बहुत बार यहां से सवाल पूछे गए हैं फ्लूइड की क्रिस्टलाइज्ड एंड क्या कहते हैं कैटल्स की फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी से। बेसिकली जो कैटल्स की फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी, चूंकि इसको कैटल्स ने दिया था इसलिए हम कैटल्स फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी कहते हैं। बेसिकली कैटल्स का ये कहना था कि इसमें जो फ्लूइड कॉन्सेप्ट है, ये जो फ्लूइड है बेसिकली ये जो हमारा कंपोनेंट्स है फ्लूइड कंपोनेंट्स, ये हमारा जेनेटिक पोटेंशियल होता है, ये हमारा जेनेटिक पोटेंशियल होता है, यानी हेरिडिटी में हमें मिलती है, हम अपने हेरिडिटी से उसको लेकर के आते हैं बेसिकली, है ना। लेकिन ये जो इफेक्ट होगा यानी कि इसमें बढ़ोतरी और घटोतरी जो होगी वो बेसिकली कैसे होगी, न्यू एंड पास्ट एक्सपीरियंस से होगा, न्यू एंड पास्ट एक्सपीरियंस से होगा, यानी कि उसमें जो बढ़ोतरी और घटोतरी होगी वो पास्ट और न्यू एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप हासिल कीजिएगा उसमें बढ़ोतरी होता हुआ चला जाएगा फ्लूइड एस्पेक्ट में, है ना। सो फ्लूइड एस्पेक्ट कहता है कि फ्लूइड एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी सेज दैट इंटेलिजेंस इज अ बेसिक कैपेसिटी ड्यू टू जेनेटिक पोटेंशियलिटी, है ना। चूंकि मैंने आपसे कहा कि कैटल्स का कहना था कि हमारे इंटेलिजेंस के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक फ्लूइड और दूसरा क्रिस्टलाइज्ड। जो फ्लूइड एस्पेक्ट है वो बेसिकली जेनेटिक होता है, वो हमें हेरिडिटी से मिलती है, जबकि वो जो अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, वो पास्ट और न्यू एक्सपीरियंस से प्रभावित होता है। लेकिन एक्चुअली में वो जेनेटिक हेरिडिटी होती है, वो जेनेटिक पोटेंशियल होता है हमारा। उसके बाद उन्होंने क्रिस्टलाइज्ड एस्पेक्ट की बात की। उन्होंने कहा कि क्रिस्टलाइज्ड एस्पेक्ट जो है वो सीखे जाते हैं, हम इन्वायरमेंट से, लर्निंग के थ्रू या एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो हमारे अंदर डेवलप होता है, जो हमारे इंटेलेक्ट का डेवलपमेंट होता है, जो हमारे अंदर बुद्धि का निर्माण होता है, जो हमारे अंदर बुद्धि की बढ़ोतरी होती है, वो बेसिकली हमारा कौन सा एस्पेक्ट है, क्रिस्टलाइज्ड एस्पेक्ट कहलाता है। ये क्रिस्टलाइज्ड एस्पेक्ट जो होता है इसको सीखे जाते हैं, है ना, ये जेनेटिक पोटेंशियलिटी नहीं होती है, हम एक्सपीरियंस के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू हम इन चीजों को सीखते हैं। तो बेसिकली यही 2 कांसेप्ट हैं इसके कैटल्स के फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी में। फ्लूइड एस्पेक्ट कहता है कि जो इंटेलिजेंस है वो जेनेटिक कैपेसिटी होता है, जबकि ये प्रभावित होता है पास्ट और न्यू एक्सपीरियंसेस से। आपको बार बार इसे सवाल देखने को मिला होगा यूजीसी नेट में। और दूसरा आपको क्रिस्टलाइज्ड एस्पेक्ट के बारे में बात की जाती है। तो क्रिस्टलाइज्ड एस्पेक्ट जो है हमारी इंटेलिजेंस का, वो बेसिकली हम अपने इन्वायरमेंट से, एक्सपीरियंस के थ्रू, लर्निंग के थ्रू सीखते हैं इन चीजों को। नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरी है वो आइसेंक का स्ट्रक्चरल थ्योरी है, आइसेंक का स्ट्रक्चरल थ्योरी है। आइसेंक ने हमारी इंटेलिजेंस को बिल्कुल अलग नजरियों से देखने की कोशिश की, बिल्कुल अलग नजरियों से। ये जो न्यूरोलॉजिकल कोरिलेट्स है हमारे ज़हन का, हमारे ब्रेन का जो न्यूरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है बेसिकली उस पर ये डिपेंड करता है आइसेंक का स्ट्रक्चरल थ्योरी। बेसिकली आइसेंक ने ये पाया कि हमारी जो ब्रेन है उसमें 3 कोरिलेट्स होते हैं और उसी पे हमारा इंटेलिजेंस डिपेंड करता है। एक उन्होंने रिएक्शन टाइम कहा, और दूसरा इंस्पेक्शन टाइम कहा, और उसके बाद तीसरा जो है एवरेज इवोक पोटेंशियल का। देखिए इसमें समझिए बात को, बेसिकली रिएक्शन टाइम किसको कहेंगे, इंस्पेक्शन टाइम किसको कहेंगे, और एवरेज इवोक पोटेंशियल किसको कहेंगे। देखिए कोई सिचुएशंस अगर क्रिएट होता है तो उस सिचुएशंस को समझने में, इंस्पेक्शन करने में
जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो जल्दी उस सिचुएशंस को समझ जाते हैं, बनिस्बत इसके कि जिसकी इंटेलिजेंस कम होती है उनको समझने में देर लगता है। तो इंस्पेक्शन टाइम ये शो करता है कि आप कितना जल्दी चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, कितना जल्दी सिचुएशंस को समझ लेते हैं, कितना जल्दी चीजों को भांप लेते हैं। बेसिकली ये हमारा इंस्पेक्शन टाइम शो करता है। फिर जब आप भांप लेते हैं तो कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स करते हैं, ये हमारा रिएक्शन टाइम कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि आपने देखा होगा बहुत सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग होते हैं, चाहे पुलिस वगैरह डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं, वो सिचुएशंस को देखते के साथ भांप लेते हैं और तुरंत स्टेटमेंट दे देते हैं, है ना। वजह क्या है कि उन्होंने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने में भी हमें आपको बहुत टाइम लगेगा, बट उनको बहुत कम टाइम लगता है इंस्पेक्शन करने में। तो इंस्पेक्शन किया और उसके बाद उन्होंने रिएक्शन दिया। तो बेसिकली इंस्पेक्शन जो है ऑब्जर्व करना होता है आसपास की चीजों को, कितना जल्दी वो ऑब्जर्व कर रहा है, और रिएक्शन टाइम मतलब कितना जल्दी रिस्पॉन्स दे रहा है, या उस पर कितना जल्दी जजमेंट दे रहा है, या कितना जल्दी वो बता रहा है चीजों को। और एवरेज इवोक पोटेंशियल में बेसिकली क्या होता है, कुल मिलाकर के हमने कितना जल्दी रिस्पांस दिया, कितनी जल्दी हमने बिहेवियर पेश की, ये बेसिकली है। तो ये जो रिएक्शन टाइम है और इंस्पेक्शन टाइम है, ये ऑब्जर्वेबल होता है, हमारी बिहेवियर से झलक जाती है। लोग हमें समझ सकते हैं कि काफी ये है एक्सपीरियंसेस है या काफी नॉलेज है, बहुत जल्दी चीजों को समझ गए या सिचुएशंस को बहुत जल्दी समझ गए, है ना। लेकिन ये जो एवरेज इवोक पोटेंशियल है, ये अब लोग नहीं कर पाते। ये एक्चुअली में हमारा मेंटल वेव है। ये दर्शाता है कि कोई भी इंडिविजुअल कितना जल्दी किसी सिचुएशंस को भांपता है, कितना जल्दी उस सिचुएशंस को रिएक्ट करता है, और कितना जल्दी कंक्लूजन ड्रॉ करता है। तो डियर एस्पायरेंट्स, हम लोगों ने एक ओवरव्यू के तौर पे पूरी इंटेलिजेंस की जो यूनिटरी थ्योरी से लेकर के हमने मल्टीपल थ्योरी तक का आपसे चर्चा किया। आज हमारा जो लास्ट कंप्लीट होता है वो कैटल्स की फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी के साथ साथ आइसेंक की स्ट्रक्चरल थ्योरी तक कंप्लीट होता है। कल से फिर हम लोग सिलेबस में जो हमारे प्रिस्क्राइब है सोशल इंटेलिजेंस वगैरह, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।